भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना, ये अत्यंत दुख की बात थी। ये तो वो समय होता है जब हर लड़की को सुंदर दिखने की चाह होती है, पर इस दुनिया में बैठे एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही कृत्य उचित लगा। और इसके सिवा वो बेचारी सोचती भी तो क्या, उसका इस दुनिया से मन तो तभी उठ गया जब वो अपने खुद के घर में खुद के बाप से ही नहीं बच पाई, तो अब तो फिर भी वो घर से बाहर ऐसी खुली दुनिया में थी जहाँ ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को भी नोच कर खा जाने की फिराक में रहते हैं। इसी सोच के साथ अत्यंत भारी हृदय से वो अपने पूरे शरीर पर कालिक पोत लेती है। राजकुमारी तारा ने पूरे शरीर पर इस तरह से कालिक पोत ली कि कोई उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये उसका असली रूप है या फिर कालिक पुता हुआ। वो ऊपर से नीचे तक अब एक कुरूप स्त्री नजर आ रही थी। राजकुमारी तारा ने जब इस हुलिये के साथ पानी में अपनी परछाई देखी तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाई। अब जब राजकुमारी को पूरी तरह ये यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी ससुराल जाने का निश्चय करती है। राजकुमारी ने सोचा कहीं और भटकने से बेहतर तो यही है कि प्रतापगढ़ ही जाया जाए, कम से कम वहाँ अपने पति को तो रोज देख लिया करेगी। अब उनके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन। हाँ, ये अच्छा विचार है, इससे मैं उनके पास भी रह लूंगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और ना ही मुझे किसी को यह घिनौना सच बताने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ राजकुमारी तेजी से अपनी ससुराल यानी प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ीवान दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती कुछ धन के बदले उसकी गाड़ी में बैठ गई। शाम होते होते राजकुमारी तारावती प्रतापगढ़ पहुंच जाती है। जब वो महल के मुख्य द्वार पर जाती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। काली कल्लूटी बदसूरत स्त्री को देख बोहें चढ़ाते हुए पहरेदार बोले, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली जा रही हो? पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारा ने विनती की कि वो एक दुखियारी स्त्री है जो दर दर भटकते हुए बहुत दूर से सिर्फ राजा साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देख उसे एक भिखारिन समझ महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। राजकुमारी तारा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी ही मुश्किल से, कितनी ही उम्मीदों के साथ वो यहाँ आई थी। राजकुमारी तारा इतनी दुखी थी कि वो किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। फिर उसने सोचा बिना अपनी आखिरी कोशिश किए ऐसे तो अपने प्राण नहीं त्यागेगी। वो प्रतापगढ़ की एक सराय में रुक गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह फिर से अपने ससुर यानी राजा महाराज से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है राजकुमारी तारा फिर से राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहाँ से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वो महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी। महलों में राज करने वाली राजकुमारी किसी भिखारिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के मुख्य द्वार पर राजा के इंतजार में बैठी रहती कि कब राजा बाहर आए और कब वो उससे अपने मन की बात कहे। इसी तरह बेचारी राजकुमारी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वो सुबह आकर राजमहल के द्वार पर बैठती, पूरा दिन राजा की एक झलक का इंतजार करती और शाम को थक हार कर उदास मन से वापस सराय लौट जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वो बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और घोड़े पर सवार राजा धर्मपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ राजकुमारी तारा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े से असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? राजकुमारी तारा कुछ कहती, इससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, ये कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी ये हर रोज यहाँ आ जाती है। तभी राजकुमारी तारा बोली, माफ करे महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूँ जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। राजकुमारी की बात सुन राजा बोला, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूँ, तुम कल इसी समय राज दरबार में आ जाना, कल तुम्हें अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इतना कह राजा धर्मपाल वहाँ से चले जाते हैं। राजा से आश्वासन मिलने पर राजकुमारी वापस सराय चली जाती है। अगले दिन राजा के कहे अनुसार जब राजकुमारी तारा उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही राजकुमारी तारा की नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। राजकुमारी राजसभा में चली जाती है। जब वो राजसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राजसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी, कहो तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी? राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज, मेरा नाम चंदा है, मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज, मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरा कोई नहीं है, आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। तारा की बात सुन राजा धर्मपाल ने एक बार उसे गौर से देखा और बोला, मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही न है जो मैं किसी दूसरे राज्य की बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। राजा के मुख से ये बात सुन राजकुमारी तारा बहुत निराश हो जाती है। आगे राजा बोला, अगर ये बात तुम मुझे कल द्वार पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहीं मना कर देता, खामखा तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया। तब राजकुमारी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, महाराज, मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजकुमारी तारा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही पूरा राज्य दरबार हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और ये है कि राजा के सामने शर्त रख रही है, बड़ी ही मूर्ख लड़की है। राजकुमारी की शर्त वाली बात सुन